चलें। तो ये जो मोदी पे आपका ओवर कॉन्फिडेंस है ना, सबसे पहले तो इसे खत्म करें। याद रखें, आपने हमें धमकी दी है कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, और अगर पानी बंद होता है तो हम आपके डैम उड़ा देंगे। ये बात याद रखिएगा। और तो एक बात आप और भूल जाते हैं कि हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ। ये थोड़ा आरएसएस वाले जाहिल होते हैं, तो मैंने बता दूं कि एनपीटी ना साइन करने का मतलब यह है कि अगर हमें यह खतरा फील हुआ कि आप कोई हरकत ऐसी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो हमने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है, ये हम पहले यूज कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और एक बात जरूर हो सकता है आपको ये बुरी लगे, यकीनन बुरी लगेगी। पिछली दफा हम आए थे ना तो 700 साल नहीं गए थे। इस दफा हमें जबरदस्ती चैलेंज मत करो, ठीक है? आप भी अमन से रहिए, हमें भी अमन से रहने दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बंद करो, टीटीपी की हिमायत बंद करो, और बंदे के पुत्र बन के रहो, तो सब ठीक हो जाएगा। अदरवाइज हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि हमारी साइड से हम क्या क्या कर रहे हैं और आपकी धुलाई हम कैसे कैसे करने लगे हैं। तो डिटेल से स्टोरी जानते हैं जावेद साहब से। मुझे आप इस वक्त ना इंडियन एंकर लग रहे हो, जो जिनके मुंह से झाग निकल रही होती है और ऐसा लगता है कि वो गमला उठा के अपने सर में मार लेंगे, या फिर वो जनरल पक्षी नहीं है, वो ऐसा लगता है कि माइक को चक मारने लगे। तो एक और भी अर्नब गोस्वामी जो है नहीं, मुझे यकीन करो यार, आपके अंदर ऐसी रूह महसूस हो रही है। इंसानों की तरफ बिहेव करो, क्या हो गया यार? नहीं, ये जिस तरह का मुंह वैसी चपेड़ा हमने कहा है, जिस तरह का सवाल ये करते हैं उन्हें जवाब हम अब उसी तरह। अच्छा, बहरहाल जो सूरत पाकिस्तान की तरफ से वो आपके सामने रखा जाता है। एक तो कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट है इस वक्त, और जो हमारी फौज है वो मोर्चों के अंदर तैयार बैठी हुई है। आप ये समझो कि जो राइफल्स हैं उनके अंदर जो बुलेट्स हैं वो बाकायदा चढ़ी हुई हैं, और किसी वक्त भी सिर्फ एक ट्राइगर दबाने की देर है और दोनों तरफ से धमाके शुरू हो जाएंगे। दूसरी साइड से इंडिया जो है ना, वो भी उसने भी मकबूजा कश्मीर के अंदर प्रॉपर मोर्चे अपने संभाल लिए हुए हैं, और वो भी लगा हुआ है। मुझे लगता है कि इस रात कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए कि जो नीलम शारदा रोड है, अगर आप वादी नीलम में गए हुए हैं, तो नीलम शारदा रोड जो है ना वो बड़ी सेंसिटिव है, क्योंकि उस साइड पे इंडिया की पोस्टें हैं, इस साइड पे पाकिस्तान की पोस्टें हैं, और जब भी सूरत खराब होती है तो वो हमेशा नीलम रोड के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक जो होती है वो सारी रुक जाती है। तो मुझे खतरा है कि कहीं आज रात वहाँ पे अटैक शुरू ना हो जाए, और अगर ये अटैक हो गया तो फिर उसका नतीजा नहीं निकलेगा कि ये रोड बंद हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के पास एक अल्टरनेट रोड है जो कागान वैली की तरफ से आता है। कागान और नीलम के रास्ते के अंदर एक अल्टरनेट रोड है। पाकिस्तान फौरी तौर पर उसकी तरफ से फिर मूव करेगा, उसे एक्टिव करेगा। इस वक्त भी वो एक्टिव है, लेकिन ये क्योंकि ये मेन रोड है तो इस तरफ से ही हमारे ट्रूप्स गए हैं और यहीं से मूवमेंट हो रही है सारी। लेकिन बैक से जो पूरा चैनल है, ये पूरा रास्ता है, वो खोल लिया गया। और अगर ये नीलम वैली के अंदर फायरिंग होती है तो ये ज़हन में रखें कि शारदा जो है वो ज़ाहिर वहाँ पे हमारी अफवाज पाकिस्तान वो है, वहाँ पे फिर ताऊ भट्ट एक बहुत बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे पूरी डिवीजन फौज की होती है वहाँ पे, और वो पूरा जो कश्मीर का इलाका है उसको कवर करती है। तो वहाँ पे हाई अलर्ट है, बिल्कुल जैसे होता है जंग के मोड में चले जाना। तो फौजें जो जंग की मोड में चली गई। फिर जो हमारी डिफेंस की कोर है वो सारी की सारी एक्टिव हो गई हैं, अब वो सरहदों के ऊपर है। और इसके अलावा जो अफवाज पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट चाहिए वो गवर्नमेंट की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, बल्कि पूरा माशरा बड़े अरसे बाद मैंने देखा है कि उसके अंदर कोई तकसीम नहीं है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये 1965 वाली सूरत हाल है जिसमें लोग कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं। तो ये जो इंडिया का ख्याल था ना, ये डिवाइडेड कंट्री है और इसके अंदर उसको वो बड़ा फायदा उठा लेगा, तो वो फायदा मुझे नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। देखो, बलूचिस्तान के अंदर से अब कोई आवाज़ नहीं उठ रही, खैबर पख्तूनख्वा से इस वक्त कोई आवाज़ नहीं उठ रही, पंजाब और बाकी तमाम इलाकों से कोई आवाज़ नहीं उठ रही। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टैब्लिशमेंट को फर्स्ट टाइम सपोर्ट करने का फैसला किया। आज ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुआ है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस जमात को। मैं पहले कहता था कि ये गैर मुहब्बे वतन नहीं है, पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी के ऊपर इनका कोई डाउट नहीं करना चाहिए, ये ज़हन में रखें। बाकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते रहते हैं, बल्कि एक बार मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि मुझे इनमें से कोई एक भी सियासतदान पाकिस्तान में आज तक नहीं मिला जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। बाकी इनकी अपनी हैं इख्तलाफात हैं, उसमें बाज़ औक़ात बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद आज आगे बढ़ के ये अंदिया दिया है कि जनाब हमारी तरफ से कोई पॉलिटिकल बयान जब तक ये सूरत हाल ठीक नहीं होती कोई नहीं आएगा। बल्कि गणपुर साहब का थोड़ी देर बाद या सुबह तक एक बयान आ जाएगा जिसमें वो कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर शख्स जो है फौज के साथ लड़ेगा, वो कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा, और हमें अगर खून देना पड़ा तो हम खून देंगे, बिल्कुल बिलावल भुट्टो की तरह। जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि दरिया सिंध के अंदर पानी आएगा या फिर खून आएगा। और साथ जावेद लतीफ़ साहब जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करते रहते थे, उनके बड़े इख्तलाफात थे फौज की तरफ से भी और फौज के खिलाफ इनके दिल में भी था कोई, लेकिन उनका बड़ा ज़बरदस्त बयान है कि जनाब हम सब लोग जो लाखों की तादाद में हैं वो जनरल आसम मुनीर के साथ खड़े हैं और हम अपना खून देंगे, और करोड़ों लोग जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं जो आम आदमी हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी उनको जान देनी पड़ी, वो भी पाकिस्तान के लिए देंगे। तो इसी टाइप के बयान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आएंगे। उमर अयूब साहब का एक बयान है, लेकिन उससे भी अच्छा बयान अभी आएगा। फिर इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब का बयान आएगा, सुलेमान अकबर राजा साहब का बयान आएगा, अहमद रजा साहब का बयान आएगा। तो ये 20-25 लोग जो इस वक्त पार्टी के अंदर बहुत एक्टिव हैं। आप देखिएगा कि अफवाज पाकिस्तान के साथ अपनी हमदर्दी का और हुब्बुल वतनी का और मोहब्बत का इजहार करेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है।
इसके बदले में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सियासी तौर पे सरेंडर कर दिया है और उन्होंने भी फैसला किया है कि हमारी तरफ से कोई शख्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा जब तक ये सूरत ठीक नहीं होती। और इस सूरत के अंदर एक फ़ायदा ये होगा कि जो स्पाइलर्स हैं वो भी सामने आ जाएंगे कि कौन से लोग हैं जो इस सूरत को दोबारा प्ले अप करना चाहते हैं। तो जो स्पाइलर्स होंगे जो सामने आ जाए। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया वो सारे है ही बाहर, वो यूके के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, वो जहाँ जो हरकत करेगा मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कबूल नहीं करेगी, अब उनको डिसोन कर देगी कि हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है और मेरा ख्याल है कि इसको कायम रहना चाहिए। और बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा दिल किया और जब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये बताया तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने कमाल कर दिया और यही जज्बा आपका होना चाहिए। और आप यकीन करें कि जब से उन्होंने कहा है तो मैंने भी फैसला किया है कि गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई तनकीद नहीं की जाएगी, क्योंकि उसके जब मुल्क को ज़रूरत है तो वो लोग सीना खोल के सामने आए। ये बड़ी बात, बड़े हौसले की और हिम्मत की बात है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली साबित भी तो होगा ना अभी, ये कल तक पता चल जाएगा आपको। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पार्टी के 20-25 लोग हैं ना, ये वाकई करैक्टर का मुजाहरा कर रहे हैं। बाकी जो स्पाइलर्स हैं ना, उनका यही काम है कि अफरा तफरी फैलाते रहें और बगावत फैलाते रहें। तो अब देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया क्या करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग अपने करैक्टर का मुजाहरा करेंगे क्योंकि इस मुश्किल वक्त में खुद इन्होंने ऑफर किए और ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अच्छा, इसके साथ साथ जो अफवाज पाकिस्तान के दस्ते हैं वो ज़ाहिर वो अपने घरों से अपनी छावनियों से निकल के अब उन्होंने सरहदों पर अपने अपने मकामात जो हैं जहाँ जहाँ से पाकिस्तान की हिफाजत की जा सकती है सबने संभाल लिया। छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, वो तो 2 दिन पहले ही कैंसिल हो गई थी। और एक होता है ना जी कि एक आराम वाला दौर होता है फौज का और दूसरा एक जंगी सूरत होती है। तो फौज जो है जंगी सूरत में चले गया, जो उसको कहते हैं जो कि वार मोड, पूरी फौज हाई अलर्ट है, हाई अलर्ट वार मोड में चली गई। सबको पता है कि अब हमने जंग हमारे सर पे खड़ी है और मुकम्मल तौर पे हमने तैयारी करनी। इसके साथ साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा वो अलर्ट हो गया हुआ है, उसको एक्टिव कर दिया गया। और ये 2-3 जगहों पे, एक तो अमरीदके से लेकर लाहौर तक का जो इलाका है वो सारा एक्टिव है इस वक्त, और ड्रोन्स भी उसके अंदर हैं, बाकी भी जो है जो एयर डिफेंस के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं आपके सामने रख सकता, लेकिन वो सब इस वक्त एक्टिव हैं। दूसरा भावलपुर के करीब जो है ना वो सारा इलाका भी एयर डिफेंस हमारा एक्टिव है। स्पेसिफिक यही एरिया क्यों ज़्यादा सेंसिटिव है? मेरा ख्याल है वो जो इंडिया की तरफ से आ रहा है ना कि मौलाना मसूद अजहर साहब की जो इंस्टॉलेशन से मतलब ये है कि उनके मदारस हैं, उनकी मसाजिद हैं, उनको अटैक किया जाए। और दूसरा ये था कि जो ये हाफिज सईद साहब हैं, हाफिज सईद साहब के बारे में कहते हैं अमरीद के, जबकि अमरीद के में उनका कोई कैंप नहीं है, उनकी एक मस्जिद है वहाँ पे और कैंप्स जो दायरे उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर का जब जहाज चल रहा था उस वक्त हाफिज सईद साहब का उसके अंदर अमल दखल था। ये ज़हन में रखें, हाफिज सईद साहब कश्मीरी हैं, एक कश्मीरी होने की हैसियत है, वो हर कश्मीरी का हक है कि वो अपने वतन के लिए कोशिश करे, कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश करे। तो हाफिज सईद साहब कश्मीरी हैं, ज़हन में रखें आप। तो उस वक्त उनका एक रोल था, लेकिन जब ये रोल खत्म हो गया तो खत्म हो गया। अब देखिए उनके जो साहबजादे हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो कौमी धारे के अंदर वो दाखिल हो गए हुए हैं। दूसरा ये है कि हाफिज साहब अलील हैं, बीमार हैं और बुजुर्ग आदमी हैं, कोई एक्टिविटी उनकी नहीं है किसी किस्म की। मौलाना मसूद अजहर साहब खुद बीमार हैं और कोई उनकी पोलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। अब वो अगर अपने आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं तो अब अगर उन घरों के ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक है ना जी, पाकिस्तान की सरजमीन है, पाकिस्तान की सरजमीन है ना जी। बिल्कुल ऐसे है जैसे पाकिस्तानी कोई अगर इदारा हो वो आरएसएस के जाके उसके दफ्तर के ऊपर अटैक कर दे, तो जब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने आरएसएस के दफ्तर पे अटैक किया है या उस पर्सनालिटी को हिट किया है जो एंटी इंडिया है या एंटी पाकिस्तान है या एंटी अमन है, ऐसा ही इंडिया पे अटैक माना जाएगा, वो इंडिया के ऊपर अटैक माना जाएगा। तो अब अगर ये हाफिज सईद साहब के नाम पे उनकी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हमला करते हैं या उनके घर के ऊपर हमला करते हैं या उनकी किसी मस्जिद को या उनके किसी मदरसे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के ऊपर जंग होगी और ये पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, तो उसका जवाब तो पाकिस्तान ने डेफिनेटली देना है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी इदारों का ख्याल है और इंडिया की तरफ से भी ये बार बार कहा, बल्कि आप उनका मीडिया देखें ना, उसके अंदर कहा जाता है कि हाफिज सईद साहब जब तक हैं और जब तक ये मौलाना मसूद अजहर हैं, जब तक ये सोच है, बल्कि अब उन्होंने साथ साथ हाफिज आसम मुनीर को भी शामिल कर लिया, जना आसम मुनीर को भी, कि जब तक ये सोच है उस वक्त तक इंडिया के अंदर अमन नहीं आ सकता। भाई इंडिया के अंदर अमन आपने कायम करना है, ये इस अमन को खराब भी आप लोग ही कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि, और ये बड़े अरसे बाद फैसला हुआ, बड़ा जबरदस्त फैसला हुआ है कि वंस फॉर ऑल इस मसले को निपटाएं, कि हर 2-4-5 साल के बाद वहां इंडिया के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है और उसकी कास्ट पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ती है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एक्सपेंस है उसको बढ़ा दिया जाता है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्सपेंस को बढ़ा दिया जाता है, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो सफ़र करती है और इसके साथ साथ जो हमारी अफवाज है उसके खर्चे बढ़ जाते हैं और उसके ऊपर फिर पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है। तो 2001 के अंदर हुआ, 2008 के अंदर हुआ। इसमें थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ना, बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है कि 2001 के अंदर एक उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसकी कास्ट पाकिस्तान को अदा करनी पड़ी। 2008 में एक किया, पाकिस्तान को कास्ट
अदा करें। 2019 में किया, अब 2025 में किया, तो पाकिस्तान कब तक इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल बर्डन और मिलिट्री बर्डन बर्दाश्त करेगा? तो हमने ये फैसला किया पाकिस्तान ने कि अब बिल्कुल नहीं करेंगे, एक बार वंस फॉर ऑल इस मसले को हल करें, या इंडिया सबूत दे इसके कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, ये हमारे पास सबूत है, ठीक है। और अगर सबूत नहीं है तो फिर अपना इल्जाम वापस ले, और अगर इल्जाम वापस नहीं लेता तो पाकिस्तान एक बार इसकी कास्ट बर्दाश्त करके इस मसले को निपटाएगा, ताकि आइंदा इस टाइप की कोई सूरत दोबारा पैदा ना हो सके। तो ये पाकिस्तान ने फैसला किया। ठीक है। चौसा, जब बिल क्लिंटन आया था इस रीजन में और उसने दौरा किया था पाकिस्तान का भी, इंडिया के भी, तो इंडिया ने पूरी कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान ना आए, और उस वक्त एक टेरर अटैक किया गया था वहां पे सर, और कन्विंस किया गया था क्लिंटन को कि वो पाकिस्तान का दौरा ना करे।